नमस्कारः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों एवं श्रोतागणों का, दृष्टाओं का, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीक हमने पहला पाठ पढ़ा स्पंदना का, 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रमानुसार पहला पाठ हमने पूरा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज से हम व्याकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि समय सारणी के अनुसार आपको बताया गया है, आपकी पहली कक्षा संधि का सामान्य परिचय है, यानी कि संधि के सामान्य परिचय के विषय में हम जानेंगे आज, और इसके विषय में देखेंगे कि संधि की व्युत्पत्ति, संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद कैसे हैं, कितने हैं, और साथ ही आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी संधियाँ सम्मिलित की गई हैं, अर्थात हमें संधि में क्या और कितना पढ़ना है, इस विषय को लेते हुए, इस उद्देश्य को लेते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तो उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तु, सरस्वती नमः। आइए देखते हैं। हमारा प्रकरण है संधि। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो होता है मिलना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलना। अब मिलने का मतलब एक व्यक्ति तो मिल नहीं सकता है, अर्थात कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए तो उनका मिलना संभव है। संधि शब्द कई मायनों में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि युद्ध स्थल में भी संधि होती है, हम जो पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं वो भी संधि होती है, या किसी से हम जुड़ाव कर लें, दोस्ती कर लें, ठीक है, वो भी संधि है, आदि आदि। लेकिन हमें यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो व्याकरण शास्त्र में बताई गई संधि है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्युत्पत्ति ही, यानी कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो देखिए, सम उपसर्ग है, यहाँ पर धातु है, धारणार्थ है, की प्रत्यय है यहाँ पर, और ये की प्रत्यय हुआ किस सूत्र से है? उपसर्गे घोह की, उपसर्गे घोह की, अर्थात ये सूत्र कहता है कि जो घू संज्ञक है, घू संज्ञक वाली धातुएं हैं, वो धातु कौन कौन सी है? वो धातुएं हैं दो, दा और धा। ठीक है, और उनसे पहले अगर उपसर्ग रहता है तो की प्रत्यय होता है। तो यहाँ देखिए, धा धातु है और सम उपसर्ग है, तो यहाँ की प्रत्यय हो गया। अब की प्रत्यय में हमें सिर्फ ई चाहिए और क का क्या हो जाएगा? लोप, इसलिए हमने लिखा अनुबंध लोप। तो दूसरी स्थिति क्या हो गई? सम उपसर्ग धा धातु और ई अवशेष रह गया प्रत्यय का। आगे देखिए, सम उपसर्ग है धा, यहाँ पर देखिए ध को मैंने अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि धा था धातु का, उसमें से आ का लोप हो चुका है, और आ का लोप किससे हुआ है? आतो लोप इति च, सूत्र है आतो लोप इति च, यानी कि यहाँ पर की प्रत्यय इधर रहने पर आकारांत धातु के आ का लोप हो जाया करता है। ठीक है, अब यहाँ आ का लोप हो गया तो स्थिति क्या बन गई? देखिए, सम ध और ई। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है मोनुस्वार, जो हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है ये सूत्र, ये संधि। तो इसमें पढ़ेंगे कि म को अनुस्वार होता है, म को क्या होता है? अनुस्वार होता है, बाद में क्या हो? व्यंजन हो। तो ध्यान से देखिए, म के बाद में क्या है यहाँ पर? सॉरी, म के बाद में क्या है? व्यंजन है यहाँ पर। तो इस म को क्या बन गया है? अनुस्वार बन गया है यहाँ पर। ध्यान से देखिए,
और ध है, ठीक है ना। धातु का हमारा जो बचा हुआ था ई है। अब यहाँ पर देखिए जो हम अक्सर लिखते हैं संधि, संस्कृत की दृष्टि से गलत लिखते हैं, लेकिन हिंदी की दृष्टि से वो सही है, और वो पद बनता है क्या, संधि, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, संस्कृत की दृष्टि से हमें ऐसा नहीं लिखना है, संस्कृत की दृष्टि से हमें ऐसा लिखना है, और ये रूप बनता है। कई बच्चे लिखते हैं ऐसा, संस्कृत में ना लिखे हिंदी में चल जाएगा। सॉरी, आगे देखिए, अब इसी अनुस्वार को न हो जाता है, न होने का मतलब परसवर्ण हो जाता है। अगला सूत्र कहता है अनुस्वार से यही परसवर्ण। ध्यान से देखिए, ये भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अनुस्वार को यही प्रत्याहार रहने पर, बाद में रहने पर परसवर्ण हो जाता है। यही प्रत्याहार का वर्ण है। हाँ, मैंने बोला ये प्रत्याहार, यहाँ पर देखिए मैंने बोला प्रत्याहार और यह प्रत्याहार, ये क्या चीज़ है, क्या प्रत्याहार क्या होते हैं, अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप बस सिर्फ बने रहिए इस कक्षा के साथ अंत तक। देखिए, हमने अनुस्वार को क्या कर दिया है, यहाँ पर आगे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण कर दिया है, परसवर्ण कर दिया है। अब होता क्या है, और आगे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो न हो गया, अब न हो गया, अब इनको हम मिला देते हैं। तो ध्यान से देखिए, स अनुस्वार को न हो गया, ध में ई मिला, तो आपका क्या बन गया, संधि। सॉरी। और प्रथमा एक वचन में जब हम प्रयोग करते हैं इसको, यानी यूज करते हैं, तो आपका बनता है संधि। इस प्रकार संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। आपको पूछ ले, क्योंकि ध्यान रखिएगा मैं यहाँ 0 से ले रहा हूँ, और कई बच्चे ऐसा होता है कि अभी सिर्फ इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि मेरे को तो सिर्फ नंबर लाने हैं। नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और आप लोग ही कल ना कंपटीशन एग्जाम में शामिल होंगे। तो आइए, ये तो हुआ व्युत्पत्ति। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा बड़ी सिंपल सी और छोटी सी परिभाषा है, वर्ण संधानम संधि। संधि कही जाती है या संधि होती है। संधानम यानी मेल, मिलना, एक जगह होना। क्या मतलब, मिलना। मिलना क्या है, संधि है। मिलना संधि है। सवाल उत्पन्न होता है किन का, तो लिखा है वर्ण, वर्णों। वर्णों का मिलना क्या है, संधि। क्या है सवाल आपका मिला, आपका सवाल था कि किसका मिलना, तो यहाँ उत्तर आ गया, वर्णों का मिलना क्या है, संधि है। यानी वर्णों का आपस में मिल जाना ही क्या है, संधि है, ठीक है। दूसरी परिभाषा देखिए इसकी, परः परस्पर, ठीक है। सन्निकर्षः यानी समीपता, निकटता, ठीक है। परस्पर निकटता ही क्या है, संहिता, और संहिता का दूसरा नाम क्या है, संधि। यानी संहिता, संधानम, संधि, ये सब पर्याय शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परस्पर निकटता ही संधि कहलाती है। अब सवाल यहाँ पर भी वही उठता है कि किसकी निकटता, तो वर्णों की। तो यहाँ पर भी गौण अर्थ जो लेंगे हम, तो वर्णों की परस्पर निकटता, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से रिपीट करता हूँ, वर्णों का मिलना ही क्या है, संधि है। वर्णों की परस्पर निकटता संहिता या संधि है। इसको और क्लियर किया है नीचे, द्वयोः वर्णयोः, दो वर्णों के परस्परम आपस में मेलनम संधानम वा का मतलब या, मिलना या एक जगह हो जाना, ठीक है ना। मिलना क्या कहलाती है, संधि। ये दोनों पर्याय शब्द हैं।
एक जगह मिलना ही, वर्णों का परस्पर एक जगह मिलना ही। और यह वर्ण कम से कम कितने होने चाहिए? 2 वर्ण होने चाहिए। 2 वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखिए विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। तो सवाल उठता है कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहते किसे हैं संधि? क्योंकि हमारी अक्सर आदत होती है कि हम उदाहरणों को रटते हैं। उदाहरणों को नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने आप सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने व्युत्पत्ति देख ली और परिभाषा देख ली। अब सबसे मोटा सवाल आता है कि भेद कितने हैं संधि के? तो आपने देखा भेदाः, त्रयः भेदाः, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखी है। त्रयः भेदा, 3 भेद होते हैं। अब जो विद्यार्थी जैसे अगर संस्कृत विषय से पढ़ रहे हैं यानी संस्कृत मीडियम से पढ़ रहे हैं तो वो कहेंगे सर गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपका कि त्रयः भेदाः, 3 भेद होते हैं। 3 भेद किस प्रकार होते हैं? देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी एक ग्रंथ का नाम है, एक किताब का नाम है, जो लिखी है आचार्य वरदराज जी ने। इनके अनुसार त्रयः भेदा, 3 भेद होते हैं संधि के। यानी कि 3 भेद, सामान्य रूप से 3 भेद होते हैं, सरल रूप में 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं? अच यानी स्वर, हल यानी व्यंजन यानी अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 3 भेद ये वाले हैं। अब आपसे पूछे ऑप्शन में ही नहीं हो तो पंचभेदाः, 5 भेद भी होते हैं संधि के। अब वो कैसे होते हैं? तो वहाँ देखिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यानी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो बटोजी दीक्षित जी ने लिखी है, उसके अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं? 5। तो आपको ध्यान रखना है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो 3 होते हैं और वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार 5 होते हैं। अब वो 5 कौन से होते हैं? तो यहाँ देखिए अच संधि, प्रकृतिवद भाव, हल, विसर्ग और स्वादि, ये 5 संधियां होती है। 5 संधियां होती हैं। ठीक है? अब ये 5 संधियां जो हैं वो यहाँ पर देखिए, सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम अगर संधि के भेद पूछे तो कितने करें? तो ध्यान दीजिए, आपके लेवल का जो आपके पाठ्यक्रम है वो ये वाला है, यानी कि त्रयः भेदा, 3 भेद आपको बताने हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। चलो, ये तो हो गई व्युत्पत्ति, परिभाषा और भेद। अब हम बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम में संधि कौन कौन सी है और हम कौन कौन सी संधियां पढ़ने वाले हैं। पहली है यण, दूसरी अयादि, तीसरी वृद्धि, चौथी पूर्व रूप, 5वीं पर रूप। ये सारी संधियां हैं अच से संबंधित, अच संधि से संबंधित, यानी अच के भेद हैं। फिर है अनुस्वार, परसवर्ण और जसत्व। जसत्व में भी ध्यान रखिएगा, वर्ग का पहला वर्ण होता है, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण। ठीक है? तो ये आपकी हो गई व्यंजन से संबंधित। और उत्व, रुत्व, सत्व और लोप। लोप भी ध्यान रखिएगा, विसर्ग लोप और रलोप, ये 2 संधियां हैं जो है, ये 4 संधियां टोटल, ये आपकी विसर्ग संधि से, ये किससे संबंधित है? विसर्ग से संबंधित है। तो ये आपका पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे, 12 संधियां हम पढ़ेंगे और ये संधि का सामान्य परिचय था। अगली कक्षा में हम, जैसा कि मैंने बताया, प्रत्याहार क्या होता है, तो इससे फ्लैशबैक में जाएंगे, हम पीछे जाएंगे और प्रत्याहार यानी कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हम कक्षा स्टार्ट करेंगे ताकि आपको संधि का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।